एवरीवन, क्या आपको कभी लगा कि हिस्ट्री बस डेट्स और नेम्स का एक जंगल है? जैसे ही एक चैप्टर बड़ी मुश्किल से खत्म करो तो दूसरा और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। हर डायनेस्टी, हर रिवोल्ट, हर ट्रीटी, एंड में सब मिक्स हो जाता है और फील होता है हमें कि हिस्ट्री तो यूपीएससी का सबसे बोरिंग और टफेस्ट सब्जेक्ट है। बट वेट, क्या पता प्रॉब्लम हिस्ट्री में नहीं बल्कि हमारी अप्रोच में हो? सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो भी बिना रोड लर्निंग और बर्नआउट के, तो ये इम्पॉसिबल लगेगा ना? बट बिलीव मी, हिस्ट्री हम तभी हैंडल कर सकते हैं जब हम फैक्ट्स को स्टोरीज और लॉजिक के साथ जोड़ते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो देखो, हिस्ट्री एक टाइमलाइन है। एंशियंट से मेडिवल तक का ट्रांजिशन समझो और मेडिवल से मॉडर्न तक का कॉज एंड इफेक्ट लिंक करो, क्योंकि बस यही ट्रिक ना यूपीएससी यूज करता है क्वेश्चंस बनाते वक्त। यूपीएससी कभी पूरी हिस्ट्री हमसे पूछता ही नहीं है, बल्कि वो पूछता है कि हमने हिस्ट्री को समझा कितना है। क्या हम एंशियंट के रूट से मॉडर्न के रिवोल्ट तक का कनेक्शन समझ पा रहे हैं या नहीं? और अगर हाँ, तो वही होता है रियल प्रिपरेशन एज। एंशियंट में यूपीएससी फैक्ट से नहीं, कंसेप्ट और कल्चर से खेलता है। मेडिवल में वो चेक करता है कि हमने क्या कंटिन्यूटी को समझा कि नहीं, और मॉडर्न में वो हमारा एनालिसिस और लॉजिक टेस्ट करता है। यानी कि एक ही प्रिपरेशन से प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों क्रैक कर सकते हैं, अगर हम सही तरीके से क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़े, ना कि अपने हिसाब से कि पहले मॉडर्न पढ़ लिया और फिर हम बाद में चले एंशियंट पढ़ने। दैट्स वाई आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हिस्ट्री का 30 डेज का कंप्लीट रोड मैप कि कौन सा दिन हमें एंशियंट को, कौन सा मेडिवल और मॉडर्न को कब और कैसे देना है, कैसे प्रीलिम्स के फैक्चुअल और मेंस के एनालिटिकल टॉपिक्स एक ही स्टडी फ्लो में कवर करना है। बिकॉज हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, रादर हिस्ट्री वही सब्जेक्ट है जहां से यूपीएससी टॉपर्स मार्क्स बनाते हैं। सो इफ यू एवर फेल्ट स्टक, confused or lost in those pages, then now all you need is next 30 days and history can become your strongest weapon in your UPSC preparation. ठीक है? But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का गेम नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. And this is exactly where we need the daily answer writing practice, for which I will suggest you textbook Pass Elite program, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के ही पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके फॉर प्री एंड मेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें वेटेज की, तो टोटल लास्ट 10 इयर्स में किस साल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए एंड उसमें भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर का क्या वेटेज रहा, वो मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हो। जो चीज यहाँ से समझने वाली है दैट लास्ट 10 इयर्स में 156 क्वेश्चंस हिस्ट्री से अगर प्रीलिम्स में पूछे हैं, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो आराम से 15 से 17 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है दैट इज कि सिंस 2021 टिल 2024 अचानक से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का वेटेज काफी कम होता चला गया एंड एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। फॉर एग्जाम्पल 2023 का एग्जाम्पल देखो कि मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो वही एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे थे। देन अगेन इसी साल 2025 के प्रीलिम्स में यही पैटर्न वापस से स्विच हो जाता है, जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज अगेन इंक्रीज कर दिया जाता है। इस साल 8 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। सो हमें जो यहाँ समझना चाहिए दैट इज हम हिस्ट्री के किसी भी पोर्शन को ना स्किप नहीं कर सकते हैं कि हम बस मॉडर्न पढ़ के चले जाते हैं प्रीलिम्स में, बाद में एंशिएंट, मेडिवल देख लेंगे या उसको पूरा तरीके से छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक एरिया को अच्छे से कवर करना है।
नाउ व्हेन इट कम्स टू मेंस, तो सिमिलरली मैंने मेंस के भी पूरे लास्ट 10 इयर्स का यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट सिंस लास्ट 10 इयर्स टोटल 49 क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री में पूछे गए इन GS1, यानी ऑन एन एवरेज आपको हर साल बोल सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे ही GS पेपर 1 में, विच विल बी ऑफ अराउंड 50 to 60 मार्क्स। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी कि हम कैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करें सिंपल रिसोर्सेज को पढ़ करके सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ में। ठीक, तो ये तो हो गया ट्रेंड एनालिसिस। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे ना, तो प्रीलिम्स में ये देखो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो भी आपके हैं वहां से डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हर बार नहीं आ रहा है। अगर आप पिछले लास्ट 5 to 6 इयर्स का एनालिसिस करोगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टर्मोलॉजीज वाला क्वेश्चन, आप इसी साल के मैं सारे आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ कि 2025 में ये देखो आराघाट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन अगेन एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रदेशिका, राजुका एंड युक्तास के बारे में, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये विजन आईएएस के ना करंट अफेयर्स में दिया हुआ था, वो भी मार्च वाले। स्पेसिफिकली मैं आपको ये भी स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ और आप जाके इसको खुद भी चेक भी कर सकते हो। तो इट मीन्स कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ बुक्स ही पढ़नी है और सिर्फ बुक से ही आएगा जो आएगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखो, बिकॉज बहुत सी चीजें होती है जो बुक्स में नहीं दी है, लेकिन अगर आपने उनको करंट में कवर किया हुआ है आपके आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और वही आपको एज देगा। ठीक, फॉर एग्जांपल आप ये देखो इसी साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अबाउट द कैंपेन अगेंस्ट श्री विजय किंगडम। अब ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए था बिकॉज द पोर्ट ब्लेयर वाज रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। तो हमें इन चीजों को पकड़ना है, हमें अपने करंट अफेयर्स को भी ध्यान से कवर करना है, बिकॉज हिस्ट्री के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी पिक होते हैं। और अभी ये तो सिर्फ प्री का मैं बता रही हूँ, अभी मैं आपको मेंस में भी एग्जाम्पल दूंगी इसी साल का। देन हमारे ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हिस्ट्री से पूछे जाएंगे प्री में। फॉर एग्जांपल किंग्स के बारे में हो गया, ट्रैवलर्स के बारे में हो गया, जैसे इस साल फाहिम के ऊपर पूछा हुआ था, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में पर्सनालिटीज हो गए, पार्टीज हो गए, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गए, जैसे इसी साल राजा राम मोहन रॉय के ऊपर क्वेश्चन भी था। ठीक है, देन आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर दो क्वेश्चन इस साल पूछे हुए थे। एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस के ऊपर तो क्वेश्चन हर साल आता ही है एंशिएंट और मेडिवल से, जिसका एग्जाम्पल इस साल ये वाला क्वेश्चन था। ठीक, तो प्री का हमने ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लिया। जल्दी से एक बारी मेंस के भी टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लेते हैं बिफोर वी मूव अहेड। दैट इज, अगर आप जब भी मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करोगे, पढ़ोगी ना हिस्ट्री को, तो आपको सबसे पहले तो फोकस करना, आप कुछ भी पढ़ रहे हो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिकली एक और चीज एड होती है, दैट इज अबाउट द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कोई मूवमेंट हो रही है या कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया है, कोई रिवोल्ट हो गया है, तो उसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, ये हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हो, है ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री की अपनी बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो इसलिए जब मैंने GS1 वाला वीडियो किया था ना, वहां पे मेरे को काफी क्वेश्चंस मिले थे कि आपने इसमें एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने को क्यों बताया। दिस इज द रीजन, इसलिए बताया बिकॉज वो पढ़ना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू आंसर सच क्वेश्चंस। सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन 2023 में भी यूपीएससी ने पूछा था कि वैदिक पीरियड के सोसाइटी और रिलीजन के क्या क्या फीचर्स थे। ठीक, देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, दैट इज अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल डायनेस्टीज टू नॉट ओनली आर्किटेक्चर बट ऑल्सो टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल आप ये देखो 2024 में पालवास ऑफ कांची की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा हुआ था इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तो वही सेम ईयर में चोलास के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा हुआ था इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन अगेन 2022 का एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ था टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो आप समझ रहे हो रीजनल डायनेस्टीज का क्या कंट्रीब्यूशन था हर एक चीज में, वो हमें पता होना चाहिए। देन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहां पे ऑब्वियसली जो पर्सनालिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हो इसी साल महात्मा ज्योतिराव फुले जी 2025 के GS पेपर 1 में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। And then the last part is that yes, of course, current affairs is important even for history as well. यहां से भी आते हैं कंटेम्पररी लिंकेजेस जो है हमें करंट अफेयर से वो पिकअप करने पड़ेंगे while preparing history. Why? See this. इसी साल 2025 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था about the चंडेला आर्ट फॉर्म। और क्यों पूछा हुआ था? बिकॉज पीएम मोदी जी ने मेंशन किया हुआ था इसे अपनी मन की बात की 124th एडिशन में।
स्पेसिफिकली। तो ठीक है, इस तरीके से हमें चीजों को एनालाइज करना है। पीवाईक्यूज को भर भर के जब तक आप अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप इन चीजों को समझ नहीं पाओगे। अच्छा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि क्या मुझे प्रीलिम्स के पूरे टोटल एनालिसिस करना चाहिए, पीवाईक्यूज का एंड मेंस का भी करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे आपके सजेशंस चाहिए दैट डू यू नीड दीज वीडियोज और नॉट। ठीक, चलो जल्दी से अब हम ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री को हमें पढ़ना कहां से है। बिकॉज आधा कंफ्यूजन तो यही होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़नी है, या कोई एडवांस स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, एएल बाशम हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई। करना क्या है हिस्ट्री में? बिकॉज अभी तक हमने एनालिसिस तो अच्छे से समझ लिया पीवाईक्यूज का। तो देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी और बिल्कुल एक्यूरेटली बताऊंगी। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो भी किया था ना, 7 मंथ्स का प्री प्लस मेंस का यूपीएससी 2026 के वीडियो में भी मैंने बताया था कि एग्जैक्टली एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़ना है। अगर आपको इसका मैं एग्जांपल भी बताऊं कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज करनी है, बिकॉज तो मैं आपको 2025 के ही प्री के पेपर से दिखाती हूँ। ये देखो, फाइनिंग वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना, ये चैप्टर नंबर 20 आपका आराम से ओल्ड एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता था, आर एस शर्मा वाली। तो वही ये जो था कि कौन से किंग ने टाइटल विचित्र चिट अज्यूम किया था, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 ऑफ द न्यू थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 वाली, जो एंशिएंट हिस्ट्री कवर करती है उससे। सिमिलरली मेडिवल इंडिया में भी आपको सेम करना है कि ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी है और न्यू भी पढ़नी है। ठीक, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आपको कोई एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है। जस्ट रीड स्पेक्ट्रम, एक स्टोरी फॉर्मेट में बहुत सही तरीके से उसको पूरा कवर किया हुआ है। और इन बुक्स को कवर कैसे करना है, ये अभी हम आगे पूरा डे वाइज स्ट्रेटेजी में भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इसी साल देखो प्री में बहुत सारे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से उठाए हुए थे। राजा राममोहन रॉय के ऊपर हो गया, या कौन से फ्रूट्स जो पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किए थे, ये वाला क्वेश्चन हो गया, या नॉन कॉपरेशन के दोनों क्वेश्चन हो गए। काफी सारे क्वेश्चन आपके स्ट्रेट अवे स्पेक्ट्रम से बन जाते। ऑलमोस्ट अगर 8 क्वेश्चन पूछे गए ना, तो आप 7 क्वेश्चन आराम से स्पेक्ट्रम से बना सकते थे। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं यहाँ पे आपको सोर्स बता दे रही हूँ। एक तो आपको ये क्लास 11th की एनसीईआरटी करनी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 जो है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो नितिन सिंघानिया सर की इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। आर्ट एंड कल्चर में इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर को हम सेपरेटली एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द डे वाइज स्ट्रैटेजी, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस मेंशन किए हैं जो आई विल हाईली रेकमेंड कि एक बारी इन्हें प्लीज देख लेना। जस्ट डोंट मिस देम। एक बारी आप इन्हें देखो, आपको अपने आप बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी प्रिपरेशन के टुवर्ड्स। एंड अगर आप इन्हें फॉलो करते हो, यू विल फील द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। बिकॉज कई बार हम ना we end up wasting a lot of time in just confusion, in self-doubt, in insecurity. एक तो मैंने ये अभी जस्ट कुछ डेज पहले ही ये वीडियो किया हुआ है कि यूपीएससी 2026 के लिए नवंबर ऑनवर्ड्स का जो पूरा प्लान है, जिसमें हमें सिर्फ प्री नहीं बल्कि मेंस को भी हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। अभी इसको एक बार जरूर देख लेना। DS1 का जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसको मैंने बिल्कुल हर एक टॉपिक को, चाहे वो कल्चर हो, हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, ज्योग्राफी हो, उसमें हर एक टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या माइक्रोटॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कहां से करने हैं, कैसे कैसे इंटरलिंकेजेस वाले क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो GS2 और 3 में पूछने चाहिए, बट लेकिन वो GS1 में पूछते हैं। नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आंसर राइटिंग आपको कब और कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए भी मैं ये वीडियो कर चुकी हूँ। एंड जैसे कि आज हम हिस्ट्री का वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, डे वाइज स्ट्रैटेजी का 30 डेज का, सिमिलरली मैंने पॉलिटी और इकोनॉमी का ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। इन सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल हाईली रेकमेंड दैट प्लीज रेफर टू देम वंस, ओके। तो चलो अब चलते हैं और एक एक करके समझते हैं कि हमें पूरी हिस्ट्री को कैसे कवर करना है 30 डेज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने 7 डेज दिए हैं प्रॉपर्ली, और इसमें भी देखो डे नंबर 1 से डे नंबर 6 तक हमें ओल्ड एनसीईआरटीज को कवर करना है। कैसे कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है विद चैप्टर वाइज डिटेल्स। डे नंबर 1 पे हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर करना है, जो आपका होगा चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। देन डे नंबर 2 पर हमें वैदिक पीरियड, महाजनपदास और जैनिज्म बुद्धिज्म वाला जो चैप्टर है, इसको टारगेट करना है, विच आर योर चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 12। ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ चैप्टर नंबर्स लिखे हैं ना, प्लीज इसी सीक्वेंस में पढ़ना, बिकॉज इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेंस कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप कनेक्टिविटी में अगर पढ़ते जाओगे ना, अगर आप इसको कनेक्शन में पढ़ोगे इन रिलेशन टू द प्रीवियस चैप्टर एंड अपकमिंग चैप्टर, तो आपको चीजों में और क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन डे नंबर 3 पे हमें प्री मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड को कवर करना है, विच आर योर चैप्टर नंबर 11, 13 एंड 14। देन उसके बाद डे नंबर 4 पे हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड को कवर करना है, विच विल बी योर चैप्टर नंबर 15, 16, 17 एंड 18। ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने एक दिन में।
देन डे नंबर 5 पे हमें गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड को कवर करना है। ये वाला डे थोड़ा सा बल्कि होने वाला है बिकॉज यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 टिल चैप्टर नंबर 23। देन लास्ट डे नंबर 6 पे हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड वाला टॉपिक कवर करना है एंड जो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है जैसे फिलोसफी वाले हो गए वो कवर करने हैं, विच आर चैप्टर नंबर 24, 25, 26 एंड 27। इस तरीके से डे नंबर 6 तक अगर आप यही सीक्वेंस को फॉलो करोगे आपका बहुत कंफर्टेबली एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। एंड यस, पढ़ते टाइम में आपको एक चीज यहाँ बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 घंटा ही बस पढ़ूंगा, 2-3 घंटा ही हिस्ट्री को दूंगा तो मेरा कंप्लीट होगा कि नहीं, तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। आप 1 महीना भी लगा लो तब भी नहीं होगा। यू हैव टू गिव मिनिमम 6 to 7 hours ऑफ स्टडी टू हिस्ट्री ईच डे ताकि आप इस टारगेट को अचीव कर सको। देन डे नंबर 7 पे जो न्यू एनसीईआरटी है ना, थीम्स इन इंडिया पार्ट 1 वाली, उसको आपको कवर करना है। उसमें सिर्फ बेसिकली 4 चैप्टर्स है जो 4 थीम के नाम से वहां पे मेंशन है। इसको आप इसीलिए एक दिन में कवर कर लोगे बिकॉज इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है ना वो कहीं ना कहीं उसका 70 to 80% आप ऑलरेडी ऊपर 6 डेज में कवर कर चुके हो। तो एक तरीके से आपका ये रिविजन भी हो जाएगा डे नंबर 7 से फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी इन जस्ट 1 डे। ठीक, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और इन एडिशन बताना चाहूंगी कि जैसे जो भी चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो ना, तो उस चैप्टर से रिलेटेड उसी सेम डे पे जितने भी आप एमसीक्यूज ढूंढ सकते हो उसको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो आप अपने पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करो। जैसे कि अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रही हूँ, अगर मैंने वो टॉपिक कवर किया है तो अभी तक जितने लास्ट 25 ईयर्स के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर आए होंगे, आई विल प्रैक्टिस दैट एंड उसके अलावा भी आपको कहीं भी अगर क्वेश्चंस मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के फ्रॉम एनी सेक्शनल टेस्ट हो गए जैसे कि ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, वहां से आप प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कवर करोगे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को 7 डेज में। नाउ कमिंग टू मेडिवल हिस्ट्री। अब मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने टोटल 6 डेज दिए हैं। इसमें भी हमें जो ओल्ड एनसीईआरटी है सबसे पहले उसको पढ़ना है। सबसे पहले डे 1 पे हम टारगेट करेंगे नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस बिलीव्स को, which will be covered from chapter number 1, 2, 3 and 4 of old NCERT जो सतीश शर्मा वाली है। एंड इसमें भी जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, उस चैप्टर से रिलेटेड अगेन आपको पीवाईक्यूज एंड जो भी सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाते हैं वहां से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर जो आप पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना है। बिकॉज इससे क्या होगा, आपका साइमल्टेनियस वे में टेस्टिंग हो पाएगी कि जितना आपने पढ़ा है क्या आपको वो समझ में आ रहा है, कितना समझ में आया, अगर कहीं गलती हो रही है तो कहां गलती हो रही है वो आप तुरंत देन एंड देयर पकड़ सकते हो। ठीक, देन डे नंबर 2 पे आपको दिल्ली सल्तनत वाला पूरा टॉपिक कवर करना है। 4 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश शर्मा। देन डे नंबर 3 पर आपको विजयनगर एम्पायर, नॉर्थ इंडिया के जो भी स्ट्रगल्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स उस समय पे हो रहे थे उसको कवर करना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 12। इसी सीक्वेंस पे जैसे यहाँ मेंशन्ड है, प्लीज बिल्कुल वैसे ही पढ़ना। ऐसे मत करना कि जो डे नंबर 3 में पढ़ना चाहिए, तो अगर हमें पता है कि विजयनगर से काफी क्वेश्चंस आते हैं तो भाड़ में गई पूरी मेडिवल इंडिया, हम सबसे पहले विजयनगर एम्पायर ही पढ़ डालेंगे। तो आप पढ़ तो लोगे विजयनगर एम्पायर, ठीक है, आपका थोड़े टाइम के लिए काम भी बन जाएगा उससे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जब तक आपका उसका कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं है, आपका उसका बैक स्टोरी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में और क्या क्या चीजें हो रही थी, तो आप अल्टीमेटली फेल हो गए बिकॉज आप मेंस में आंसर कर ही नहीं पाओगे। द बेनिफिट इज नॉट जस्ट टू क्लियर प्रीलिम्स, द बेनिफिट is to target both, to clear prelims and the mains both। ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, जैसे बता रही हूँ प्लीज वैसे ही पढ़ना। देन डे नंबर 4 पे हमें पूरा जो मुगल एम्पायर का कंसोलिडेशन है एंड डेक्कन एंड साउथ इंडिया में उस वक्त क्या चल रहा था उसको कवर करना है, विच आर योर चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। देन डे नंबर 5 पे हमें पढ़ना है अबाउट द लाइफ अंडर द मुगल एम्पायर एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन, जो कि होगा हमारा फ्रॉम चैप्टर नंबर 16 टू चैप्टर नंबर 19। तो इन 5 दिनों में जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो तो कवर हो गई। अब इसको हम रिवाइज कैसे करेंगे, वो हम करेंगे डे नंबर 6 पे न्यू एनसीईआरटी को पढ़ करके। जो थीम्स इन इंडिया पार्ट 2 वाली एनसीईआरटी है वहां पे 5 थीम्स है, बेसिकली 5 चैप्टर्स है, उनको हमें कवर करना है। अगेन आई सेड कि 70 to 80% तो ऑलरेडी आप चीजें कवर कर चुके हो, तो यू विल बी रिवाइजिंग एट द सेम टाइम, यू विल नॉट बी मिसिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन जो इन थीम्स में दी है और ओल्ड वाली में नहीं दी है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर कुछ देर पहले क्वेश्चन दिखाया था कि किस किंग ने अज्यूम किया था टाइटल, चैप्टर नंबर 5 से एंशिएंट हिस्ट्री की न्यू थीम्स वाली से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट उठाया हुआ था, तो आपके वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना मिस आउट नहीं होंगे। तो इसलिए दोनों एनसीईआरटीज को पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने बताया। ठीक, नाउ कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री की इसे कैसे पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं, स्पेक्ट्रम पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, जैसे बता रही हूँ बस वैसे ही पढ़ना, इसके अलावा अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। एक बार प्लीज जो मैं बता रही हूँ उसे फॉलो करके देखो आप,
ठीक है, मान लो आपका 30 दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन 40 दिन में होगा, 45 दिन में होगा, 45 डेज में होगा, मैक्स टू मैक्स 50 डेज चलो लग जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन उसके बाद अचीव होगा ना हिस्ट्री को कंप्लीट करके, यू विल रियलाइज इट योरसेल्फ। एंड प्लीज इसको फॉलो करो जो मैं कह रही हूँ। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, आई हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स एंड आई हैव लर्नड एंड इम्प्रूव इट एंड फाउंड द ग्रेट डिफरेंस। ठीक, तो सबसे पहले देखो मॉडर्न हिस्ट्री में डे 1 पे हमें टारगेट करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश पावर का कंसोलिडेशन को, जिसके लिए हमें सिर्फ एक ही चैप्टर कवर करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 3। देन डे नंबर 2 और डे नंबर 3 पे भी यही सेम टॉपिक चलता रहेगा, लेकिन चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 आप डे 1 पे पढ़ेंगे, देन चैप्टर नंबर 4 आप डे 2 पे पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 4 इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड चैप्टर नंबर 5 आपको कवर करना है डे 3 में, दैट इज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक, तो इस तरीके से जो सबसे पहला यूनिट है ना एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला, वो पूरा आपका 3 डेज में कवर हो जाएगा आराम से। इसमें बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स है, बहुत सारी ट्रीटीज है, बहुत सारे डेट्स है। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर 3 डेज दिए। देन कमिंग ऑन टू डे नंबर 4, यहाँ पे हमें राइजिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी वाला जो यूनिट है उसको कवर करना है। इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। उसके बाद हमें 2 दिन देने हैं, दैट इज डे नंबर 5 एंड डे नंबर 6। किस चीज के लिए? रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स वाले यूनिट के लिए। ये 2 यूनिट्स हम टारगेट करेंगे यहाँ पे, विच आर योर, एक तो हो गया रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो स्पेक्ट्रम का है, एंड गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स वाली जो यूनिट है उसके अंदर आता है आपका चैप्टर नंबर 29, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। ये 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पे 2 दिन में कवर करने, दैट इज डे 5 एंड डे 6। ठीक, देन नेक्स्ट जो 2 डेज होंगे, डे नंबर 7 एंड डे नंबर 8, वहां पे हम अगेन 2 यूनिट्स पे टारगेट करेंगे, दैट इज द स्ट्रगल बिगिंस वाला यूनिट हो गया एंड नेशनल मूवमेंट के नाम से जो यूनिट है स्पेक्ट्रम का वो हो गया, विच आर बेसिकली और चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13। तो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तक आपका डे नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 दिन होंगे आपके डे नंबर 9 एंड डे नंबर 10, अगेन हम वहां पे 2 यूनिट्स को टारगेट करेंगे। एक तो नेशनल मूवमेंट वाला होगा जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 से, एंड उसके साथ साथ आपका हो जाएगा एरा ऑफ मास नेशनलिज्म वाला जो यूनिट है वो चाहिए, चैप्टर नंबर 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज है आपका डे नंबर 11 एंड 12, यहाँ पे अगेन जो पुराना यूनिट है वही कंटिन्यू करेगा, एरा ऑफ मास नेशनलिज्म वाला, जिसके अंदर हमें कवर करना है चैप्टर नंबर 18, 19, 20 एंड 21 ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा देखो, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक चीज बहुत केयरफुली समझ लो कि यहाँ पे जो चैप्टर नंबर्स मैंने लिखे हैं, जो एडिशन मेरे पास है उस हिसाब से लिखे हैं। एवरी ईयर स्पेक्ट्रम का नया नया एडिशन आता है और अभी नया एडिशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से, सो आई डोंट नो कि वहां पे चैप्टर नंबर्स क्या होंगे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे यूनिट का भी नाम लिखा हुआ है और हर एक चैप्टर का भी नाम लिखा हुआ है कि जो हमें कवर करना है नाम के साथ, नॉट जस्ट द चैप्टर नंबर, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि कैसे कवर करना है। ठीक, देन इसके बाद आपको डे नंबर 13 एंड 14 में टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन वाला यूनिट कवर करना है, दैट इज इसमें आपके 2 चैप्टर आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 22 एंड 23। इनके साथ साथ ना आपको चैप्टर नंबर 31 एंड 32 भी कवर करना है, दैट इज द पीजेंट मूवमेंट्स एंड द वर्किंग क्लास वाला मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, ये दोनों भी साथ साथ कवर करना है इन 2 डेज, डे नंबर 13 एंड डे नंबर 14। देन डे नंबर 15 पर आपको टुवर्ड्स पार्टीशन एंड फ्रीडम अगेन वही सेम यूनिट कंटिन्यू करनी है, 3 चैप्टर्स को आपको कवर करना है। एक तो आपका हो गया चैप्टर नंबर 24 एंड 25, दैट इज पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो एंड इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, एंड देन चैप्टर नंबर 28 भी आपको सेम डे पे कवर करना है, विच इज बेसिकली द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जस्ट डोंट मिस इट। ठीक, कई बार हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ मूवमेंट वाले चैप्टर 1857 से लेकर के 1947 तक पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हो गई मॉडर्न हिस्ट्री, पढ़ लिया स्पेक्ट्रम, इसी से ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है, उसके पहले जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला जो पूरा पार्ट है, देन उसके अलावा इस पूरे टाइम पे 1857 से 1947 तक क्या क्या चेंजेस हुए, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा था, प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एजुकेशन में क्या रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल डेवलपमेंट्स क्या थे, उनको भी कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट 2 डेज में। दैट इज डे नंबर 16 पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27 एंड 30, दैट इज चैप्टर नंबर 27 इज सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया एंड 30 इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एंड जो लास्ट होगा आपका दैट इज डे नंबर 17, वहां पे हम टारगेट करेंगे चैप्टर नंबर 26 को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट है। और इस चैप्टर के साथ में जो लक्ष्मीकांत वाली बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, जहां पे आपके सारे एक्ट्स मेंशन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, देन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, जो वो वाला जो चैप्टर है
उसको हमें चैप्टर नंबर 26 के साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, ताकि हमें बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल सके। ठीक, तो इस तरीके से हमें पूरा हिस्ट्री को कवर करना है इन 30 डेज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मेंस के लिए क्या हमें कुछ और एडिशनल पढ़ने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम दीज जो मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज डिस्कस किए। तो यस, यहाँ पे आपको देखो स्क्रीन पे 3 बुक्स दिख रही होंगी, ये तीनों ही विजन आईएएस के। एक तो विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल है आपका एंटायर हिस्ट्री का, इसको आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। देखो जो चैप्टर आप पढ़ रहे होगे, जो यूनिट कवर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्री हिस्टोरिक पीरियड और इंडस वाली सिविलाइजेशन कवर कर रहे हो, तो इस वाली हिस्ट्री की वैल्यू एडिड मटेरियल में जाकर के सिर्फ जिस दिन वो पढ़ चुके होगे ना चैप्टर, उसके बाद फटाफट से आपको नॉट मोर देन 30 मिनट्स लगेगा और यहां से आप उन दोनों पार्ट्स को कवर कर सकते हो। इसीलिए कि अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या कोई चीज आपको उसमें नहीं सही से समझ में आ रही है, तो आप उसको यहां से कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो 2 बुकलेट्स और आती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, एक आती है विजन आईएएस की पर्सनालिटीज एंड न्यूज वाली फॉर प्रीलिम्स, एंड सेकंड वन भी फॉर प्रीलिम्स आती है आपकी कल्चर की पीटी 365। आप समझ लीजिए, इसको आपको कवर करना है। ये क्यों कवर करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रूफ दिखा चुकी हूँ कि करंट अफेयर से क्वेश्चन यूपीएससी पिक करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू नोट्स कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, तो देखो नोट्स के ऊपर ऑलरेडी मैं ये वीडियो कर चुकी हूँ इन डिटेल कि नोट्स हमें बनाने कब चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए नोट्स बनाना, ताकि आप उसमें कोई भी मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो हिस्ट्री को पूरा आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया। लेकिन हाँ, अगर आपकी फिर भी कोई डाउट हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मुझे ये भी बताना कि जैसे ये हिस्ट्री पे मैंने वीडियो बनाई, वैसी सिमिलर वीडियो आपको ज्योग्राफी के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, तो तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।